ये देखिए हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन हम लोग समझ गए थे। क्या समझे थे प्रकाश के अपवर्तन? कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित होकर पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। कितने नियम होते हैं? दो नियम। वो दोनों नियम हम लोग देखेंगे आज। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम देखिए। सबसे पहले एक कांच का स्लैब ले लेंगे। यहाँ पर कांच का स्लैब है, तो इस कांच के स्लैब में जो प्रकाश आ रहा है ना, उसको कहेंगे कौन सा प्रकाश? इस प्रकाश जो आ रहा है, इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण। ऊपर हवा का माध्यम है ना, किसका माध्यम है? हवा का। ये किसका माध्यम है? कांच का। तो ऊपर एक माध्यम मिश्रण, नीचे भी किसका माध्यम है? हवा का। तो बात समझिएगा, आपतित किरण, ध्यान देना, आपतित किरण और अभिलंब। देखिए लिखा हुआ है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। यानी ये है आपतित किरण, यहां से देखिए इस बिंदु से निकल रहा है, ये क्या है? अपवर्तित किरण। कैसे देखना है ध्यान से, यहाँ पर इस फिगर को समझना है। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। कौन सा किरण है? आपतित किरण। तो मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण के ऊपर कौन सा माध्यम है? हवा का। हवा का हो तो किरण, कांच का हो तो सघन माध्यम। तो ऊपर है विरल माध्यम। तो प्रकाश तो किस माध्यम से आ रही है चेला? विरल माध्यम। किसमें प्रवेश करेगी? तो जब विरल से, ध्यान देना फिर से एक बार, जब विरल से कहाँ प्रवेश करेगी? सघन में। तो क्या होगा? ध्यान देना, जब विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश तो सीधे जाना चाहिए था, और ऐसे जाना चाहिए था ना, सीधे की। लेकिन प्रकाश क्या होगी? मुड़ जाएगी। किधर? अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? यानी आप समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब देखो कि कौन सा माध्यम है? सघन। और सघन से कहा जाना है अब इसको? तो अब बस समझिएगा, सघन से कहा जाएगी? विरल में। तो सघन से विरल में जाने पर क्या होगा? देखो ये माध्यम है सघन, तो इसको जाना चाहिए था इधर इस वक्त, लेकिन ये क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा। यानी अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। याद रखना। देखिए, तो ये है आपतित किरण, ये कौन सा किरण हो गया? अपवर्तित किरण। और ये क्या हो गया? अभिलंब। तो आपतित किरण, फिर ये निकलने वाला किरण को अपवर्तित किरण, और ये क्या हो गया? एक आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को कहते हैं अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है। बोलो कोई दिक्कत? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में है कि नहीं? आपतित किरण कहाँ है? विरल में। अपवर्तित किरण कहाँ है? विरल में। अभिलंब खींचा जा रहा है इस पर, कहाँ है? विरल में। तो एक ही तल में है। दूसरा, आपतन कोण की जया। देखिए इससे जो कोण बनेगा ये साइन आई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आई। और अपवर्तन कोण की जया, इस अपवर्तन कोण से यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको क्या बोलते हैं? आर। तो ये कोण और ये कोण दोनों हमेशा क्या होता है? आपस में बराबर। ये बात समझ लेना। लेकिन यहाँ पर दोनों कोण का मान कितना होता है? एक होता है। क्या होता है? एक नियतांक। यानी कहता है कि आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। इसे क्या कहा जाता है? स्नेल के नियम भी कहा जाता है। याद रखना, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम हम कह सकते हैं कि आपतन कोण की जया, यानी इसका जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? यानी आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत समझने में? प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो, दोनों वीवीआई है, याद रखिएगा।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। कोई दिक्कत? इसे किसका नियम कहा जाता है? अस्नेल के नियम। देखो ये वो है। और हाँ, एक और बात समझ लीजिएगा इसी में, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ती है? अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बोलो कोई दिक्कत समझने में? एक है अगला, मोस्ट वीवीआई, पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन क्या है तो समझिएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण। देखिए, आपतित किरण तो समझ रहे हैं, आने वाला जो किरण है, प्रथम जो प्रकाश की किरण किसी कांच की स्लैब पर पड़ता है वो आपतित किरण है। निर्गत किरण, जो निकल रहा है किरण ना, उसी को कहेंगे निर्गत किरण। यानी अपवर्तित किरण को क्या कहते हैं? चलिए, अप डाउन कर रहे हैं क्या लाइन? ना छोड़, कट जाता है वीडियो में। रोक के रखो तो देखते हैं कौन हिला रहा है। चलिए देखिए, आज हम लोग अपवर्तनांक पढ़ेंगे, है ना? बैठ जाओ। तो अपवर्तनांक सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे इसको, है ना? अपवर्तनांक कहते किसको है? कि निर्वात। निर्वात मतलब समझते हैं, जहां पर कोई माध्यम नहीं हो, और यानी शून्य। उसके बाद शून्य, निर्वात को ही हम कहते हैं शून्य। क्या बोलते हैं? शून्य। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है उसको हम कहते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, देखिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल, दो चर्चा हो रही है। एक हो रहा है चर्चा निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और एक उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी सी एन। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ दो माध्यम लिया जाता है। एक तो माध्यम निर्वात है और दूसरा उस माध्यम। किस माध्यम? जिस माध्यम के हमको निकालना हो। जैसे हीरे का अपवर्तनांक तो हीरा माध्यम हो गया। अगर हम लोग कहते हैं हवा का अपवर्तनांक तो हवा माध्यम हो गया। अगर बोला जाए पानी का अपवर्तनांक निकाले तो यहाँ पानी माध्यम हो गया। पानी का अपवर्तनांक निकाले, पानी तो माध्यम हुआ, ऑलरेडी एक और माध्यम है जो कि क्या है? निर्वात। ठीक है। चाल के अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है? भागा देते हैं यानी बटा में। क्या कहते हैं उसको? अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। देखिए अपवर्तनांक यानी एन बराबर क्या होगा? सबसे पहले हम क्या बोले? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, कहेगा निर्वात नहीं सर शून्य है। अरे निर्वात को ही क्या बोलते हैं? शून्य। शून्य में प्रकाश की चाल, फिर उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, इसके क्या अनुपात को ना, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। अभी ना बोले भागा में। तो यानी अपवर्तनांक बराबर क्या, एक फॉर्मूला निकल जाएगा कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत समझने में? चलिए उसके बाद हम लोग समझेंगे, है ना? या अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो एन बराबर शून्य में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं? सी, ऊपर लिखा हुआ है। और माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं? सी एन। यानी एन बराबर सी बटा सी एन। कुछ अपवर्तनांक के तौर, कुछ अपवर्तनांक में कुछ नोट दिया हुआ है ना? क्या क्या अपवर्तनांक पर कुछ नोट्स पॉइंट बनते हैं, ये आपको लिखा है कि अपवर्तनांक जो है ना एक से कभी कम नहीं होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एक से कम नहीं होता है, एक एकदम फिक्स रहेगा। ये कोई दिक्कत? किसी भी वस्तु का जो अपवर्तनांक है एक से कम नहीं होता। मैं कल के क्लास में आपको अपवर्तनांक, कुछ वस्तुओं का अपवर्तनांक बताऊंगा कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का। पहले तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे कि अपवर्तनांक निकालते कैसे हैं। फिर उसके बाद इस सभी माध्यमों का अपवर्तनांक कल हम आपको लिखवाएंगे, है ना? तो देखिए अपवर्तनांक एक से हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम यानी कितना होता है? एक। निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम यानी कितना होता है? एक।
कैसे होता है ये आपको अभी हम आपको सिद्ध कर देते हैं कि एक कैसे होता है। देखिए ध्यान देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, एन बराबर सी बटा सी एन होता है, ध्यान से देखना है। अच्छा अपवर्तनांक हमको किसका निकालना है, चला निर्वात का ना, निर्वात के ना। तो अब बताओ निर्वात का अपवर्तनांक निकालना है, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है वो क्या हो गया, माध्यम। क्या हो गया, माध्यम कहाँ आता है, नीचे। तो चलिए हमको निर्वात का अपवर्तनांक निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर प्रकाश की चाल केकरा में, शून्य में कितना होता है, 3 लाख होता है, और यस या नो, 3 लाख हो गया बटा सी एन यानी माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो कौन सा माध्यम है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख, कितना होता है, 3 लाख होता है। कट के कितना आ जाएगा, एक, वही ना कहता है n बराबर कितना आ गया, एक, यानी निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम यानी कितना होता है, एक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हीरा का होता है, याद रखिएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का, 2.42। एक बात और ध्यान रखना है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, और जिसका अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की चाल, किसका अपवर्तनांक सबसे कम, निर्वात के, निर्वात के ना, एक ना भी ना लिखवाए जी कि निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम यानी कितना, एक। तो निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत। उसके बाद हम क्या लिखा है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक यानी कितना, 2.42, एकदम रखी जाना है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। तो इस हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम। पूछेगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है, क्या बोलोगे, हीरा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, क्या बोलोगे, निर्वात। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, एक। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, याद हो जाएगा। चलो आगे देखो, अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन है। मात्रक विहीन का मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला है उसी तरह से, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक, एग्जाम में कभी पूछे गए नहीं है आज तक, है ना, इसको लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। क्या पता है कि तोड़े सब बाजी आ जाए, ना पूछा गया है, आ भी सकता है ना, तो पढ़ लेंगे, लेकिन दिमाग लगाने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फालतू टाइप का, इसलिए शायद ना पूछता हो बोर्ड, है ना। बोर्ड के नजर में क्या क्वेश्चन है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें लगा कि पढ़ाना चाहिए तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं समझिएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक माने, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है निरपेक्ष यानी आपेक्ष, या निर्वात के आपेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक अलग डिफिनेशन, ये हमारा निकाला हुआ डिफिनेशन है, एक तरह से हम समझाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब होता है, देखिए इसको मिटाए, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब इसका सब इसमें छिपा हुआ है, इसी में छिपा हुआ है। नि मतलब निर्वात, निर्वात, अपेक्ष यानी अपेक्ष, तो निर्वात के सापेक्ष। अब देखिए निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं हम, अपवर्तनांक को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। तो निर्वात के सापेक्ष क्या होगा, मान लेते हैं कि एक हवा का अपवर्तनांक, तो हवा का अपवर्तनांक कहने का मतलब है कि हवा से निर्वात का अपवर्तनांक कितना गुना अधिक है, या कितना गुना कम है, या कितना ज्यादा है। यानी हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाला जा रहा है, निर्वात के सापेक्ष। और निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना ही कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। आ रहा समझ में। तो वही कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकलते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला अपेक्षिक अपवर्तनांक हो गया उन लोग का। दो माध्यमों के, देखिए अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि दो माध्यम
किसी का भी अपवर्तनांक निकालेंगे दो माध्यम होना ही चाहिए। मान ले कांच का अपवर्तनांक निकाले तो कांच का अपवर्तनांक एक माध्यम तो हो गया, लेकिन दूसरा माध्यम निर्वात में होगा कि नहीं? बिना निर्वात में प्रकाश की चाल पता कर ले, आपका अपवर्तनांक नहीं निकलेगा। ये तो फिक्स सब लोग जानता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख है ना। तो ये छिपा हुआ है हिडन। कैसे भागा देते हैं तो बटा में एक छिपा हुआ रहता है, कहते हैं ना बटा में एक 4 लिख दिए तो बउआ बटा में एक छिपल है। और उसी ही समझो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड छिपा हुआ है अपवर्तनांक निकालने के टर्म में। तो देखिए दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक। आ रहा है बात समझ में? तो आगे देखेंगे, उधर साइड कर दो। देखिए निरपेक्ष अपेक्षिक अपवर्तनांक में हम लोग क्या समझे? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक। यानी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी समझेंगे दो माध्यम, मान लेते हैं माध्यम एक का अपवर्तनांक को हम n1 लिख दिए, क्या है कि अपवर्तनांक को किसी सूचित करते हैं? n से। तो दो माध्यम है, दो माध्यम और दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अब बताओ माध्यम एक है जिसका अपवर्तनांक क्या है? n1 और माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या है? n2। माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या है? n1 और माध्यम दो का अपवर्तनांक n2। हमको निकालना है माध्यम दो का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक निकालना है? माध्यम दो माइनस दो, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। यानी माध्यम दूसरा का अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष? एक के सापेक्ष। यानी दूसरा का अपवर्तनांक निकालना है माध्यम एक के सापेक्ष। नहीं समझ में आया? माध्यम दो का अपवर्तनांक निकालना है माध्यम एक के सापेक्ष। अच्छा ये बताइएगा, देखिए माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, ध्यान देना कैसे निकलेगा। देखिए n किसको कहते हैं? अपवर्तनांक को। माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? एक के सापेक्ष। दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, क्या फॉर्मूला होगा? n2 बटा n1। बोलो कोई दिक्कत? निकल गया, समझ में आ गया? ये है अपेक्षिक अपवर्तनांक। कुछ नहीं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, डिफिनेशन आपको लिख देना है। अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं इतना लिख के आपको ये लिख देना है, हो जाएगा। अगला देखेंगे हीरे का अपवर्तनांक। अभी मैंने बताया एकदम MVBI क्वेश्चन कह लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम है, वेरी वेरी नहीं है ना, एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा वेरी वेरी ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। सब लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। बताइए इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अभिप्राय है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है तो, है ना। ये क्वेश्चन इसी तरह से देता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। अभी मैंने बताया इसका अभिप्राय क्या है कि हीरा में प्रकाश की चाल कम तथा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यही है तात्पर्य। क्या नहीं समझ में आया? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि काफी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, काफी ज्यादा नहीं, सभी वस्तु से ज्यादा अपवर्तनांक होता है। हीरा एक ऐसा पदार्थ होता है ना, इसको काटा नहीं, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे मजबूत कठोर पदार्थ, कटेगा नहीं। हीरा हीरा हीरे से कटता है, डायमंड उसको इंग्लिश में बोलते हैं। हीरा किससे कटेगा? हीरा के ही औजार से वो काटा जाता है, इतना ज्यादा वह कठोर होता है ना। यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा। यह प्रकाशीय माध्यम में कैसा? सघन, ज्यादा गाढ़ा, इससे प्रकाश की चाल कम होता है, सघन होगा तथा इससे प्रकाश की चाल कम होगी, यही तात्पर्य है, यही अभिप्राय है। कोई दिक्कत है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इस कथन का अभिप्राय है जो कि काफी ज्यादा है, यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा और इसमें प्रकाश की चाल काफी कम होगी। अगर ये चीज याद नहीं है, अगर माइंड में ये चीज याद हो गया कि सर हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा
एवं यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होता है एवं इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, यही अभिप्राय है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर है आज का क्लास? चलिए ठीक। कुंदन निशन थोड़े करते हैं, कोई आता है तो चुप हो जाए, है ना। हम चलो देखो आगे हम लोगों को पढ़ना अपवर्तनांक के बारे में कुछ कुछ बता दिए थे ना। आज हम लोग देखेंगे किस वस्तु का, किस पदार्थ का कितना अपवर्तनांक होता है। थोड़ा सा ये एक सूची है, उसको याद कर लेना है। याद कर लोगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाए। कितना का अपवर्तनांक तुम निकालते चलोगे। अगर किसी का अपवर्तनांक दे रहा है तो निकालना, हर चीज का अपवर्तनांक संभव नहीं है, संभव है बशर्ते क्या आपको ये तो सूची आप याद कर लोगे, लेकिन इतना को निकालने के लिए आपको बहुतों कुछ याद करना पड़ेगा। सबसे पहले माने माणिक्य के निकालना है, तो माणिक्य का अपवर्तनांक तुमको नहीं पता रहेगा तो उसमें आपको माणिक्य में प्रकाश की चाल कितना है वो याद होना चाहिए, तब इसमें आप अपवर्तनांक निकाल सकते हो। और जब आपको अपवर्तनांक दे दिया ना तो आप माणिक्य में प्रकाश की चाल निकाल लोगे। कैसे? एक तो पता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल और माणिक्य का अपवर्तनांक पता है, तो जब देखो प्रकाश की चाल पता हो अपवर्तनांक पता हो तो बस फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका निकल जाएगा माणिक्य में प्रकाश की चाल। तो देखिए सबसे पहले कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक, तो पहले मैंने क्या लिखाया कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो तरल है। तरल का मतलब होता है क्या? लिक्विड फॉर्म में। तरल यानी लिक्विड फॉर्म में। जैसे जल को अगर हम ले जल की बात करें तो जल क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक तरल होता है ना। तो पहले मैं कुछ तरल पदार्थों का अपवर्तनांक बताने जा रहा हूँ। जैसे वायु का अगर अपवर्तनांक की बात की जाए तो 1.0003 बोलते हैं, 1.0003 याद रखिएगा जल का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक कहा जाए चेला तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.333। यस या नो? ठीक है। आगे केरोसिन का अपवर्तनांक अगर हमसे आपसे बोले तो 1.44, एल्कोहल तो 1.36। ऐसे नहीं पढ़ते, कभी भी ये बात जान लीजिएगा कि दशमलव के बाद जब भी हम किसी भी डिजिट को जब रीड करे पढ़े तो क्या होना चाहिए ना कि अंक बाई अंक, ये नहीं बोल देना कि 1.44 1.36, ऐसे नहीं, 1.36। तारपीन तारपीन 1.47, बेंजीन 1.50। ये लिक्विड फॉर्म वाले पदार्थ है जिनका अपवर्तनांक है। अब मैं कुछ लिखाऊंगा ठोस फॉर्म वाले। तो बर्फ का 1.3। बर्फ किस अवस्था में होता है? ठोस। ठोस ना। बर्फी जो है ना तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है, जो पहले ठोस भी होता है, उसके बाद द्रव होता है, उसके बाद गैसीय फॉर्म में वो आती है ना। उसके बाद माणिक्य, माणिक्य है एक पत्थर होता है 1.71। नीलम, नीलम भी एक पत्थर। ये सब पत्थर बहुत बहुमूल्य पत्थर है। पता है जब आता है साधु सवाधु सब ना तो कहते हैं कि नीलम के पत्थर अंगूठिया में लगेले रहता है, इसी अकलोल बकलोल जैसन तैसन पत्थर रहता है। अब बुर्बक बना ये नीलम के पत्थर है, इसको हिमालय के पहाड़ी चोटी से आप लिया गया है। मतलब कुछ ऐसे पढ़ा देता है लोग ना कि इसको पहनने से दुख दर्द खत्म हो जाएगा। जितना साधु आएगा तो एक ही बतवा कहेगा कि देखिए आप जिसको सही किए, आप जिसको अच्छा चाहते हैं वो आपको बुरा चाहता है, आप जिसको मदद करते हैं वो आपको बुरा चाहता है। एक तरफ से पैसा आता है, एक तरफ से जाता है, पैसा रहता नहीं है। आपके घर में बीमारी है, बहुत कलेश फैला हुआ है, ये किसके घर में नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ। ये जो हम माले साधु हैं, हम ये बात भविष्यवाणी की है, ठीक है। अब किसी के घर में बोला अरे बाबा जय बाबा तू सब जानी था, होता है कि नहीं कि बाबा तो सब जान रहे हैं। अच्छा मैं बताया इससे ये वर्ड सब साधु बोलेगा, सब भगत बोलेगा, सब मतलब जितना लोग आता है योगी जोगी सब फकीर सब सब यही बात बोलेगा। अच्छा ये बात मैं बोला किसके घर में नहीं है? सब पर सूट बैठता है। आप किसी को कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को अच्छा किए हो आपको बुरा किया हो? होता है। आपके घर में तो एक तरफ से पैसा आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। ये निश्चित है सबके घर में। बीमारी सबके घर में है कि परेशान किए हुए, कलेश फैला हुआ है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। किसके घर में नहीं? वही वो बोल देता है, लोग मान लेता है कि नहीं सही बोल रहा है। और ये सब तुक्का की बात है, तुक्का मारता है लोग सच मान लेता है ना। तो यही सब पत्थर के डर दिखा के आपको 500 1000 रुपया जीत लेता है।
का नहीं कुछ है तो बोलती है मुंह में मत बोला करो। मानिक कितना होता है 1.71, नीलम 1.77, सेंधा नमक 1.54, सेंधा नमक जानते हो ना, ढेलवा नमक। हीरा, देखिए हीरा का पूर्णांक 2.42 सबसे ज्यादा होता है। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, सीखेंगे क्या कि अगर किसी चीज का सिर्फ अपवर्तनांक दे दे तो उसमें हम प्रकाश की चाल कैसे निकाल देंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पर कमांड आप कर लिए तो ये सभी का आप प्रकाश की चाल निकाल सकते हो, सबका। लेकिन हम HW नहीं देंगे, हम एक आध दो को दे देंगे, इसलिए ना देंगे कि टाइम का बर्बादी है एक तरह से, मान लो तो सब में निकालना। देखो एक क्वेश्चन अगर कर दी जाए कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक को कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच की प्लेट में, ठीक है, कितना अपवर्तनांक से प्रवेश करता है, 1.50 के अपवर्तनांक से प्रवेश करता है। तो ये मान लेते हैं कि अपवर्तनांक दे दिया, क्या दे दिया, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका दे दिया, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, वायु से, हवा से कहा जा रहा है, कांच की प्लेट में। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.50 हो गया, यस या नो। उसके बाद कांच में प्रवेश, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल, चलो निकालना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, सब लोग जानते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना, ये फिक्स होता है चेला, ये फिक्स होता है, बात समझना। अब देखो निकालना होगा किसी का ना, तो वायु का अपवर्तनांक दे है, प्रकाश की चाल तो आपको पता ही है निर्वात में। अब डायरेक्ट हम निकालेंगे कांच में प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले हम अपवर्तनांक बराबर लिखेंगे हल, हल दिया हुआ है, उसके बाद हल अपवर्तनांक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, निर्वात में, निर्वात या शून्य बात एक ही है, शून्य में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, या हवा में प्रकाश की चाल। हवा में ना लिखिएगा तो बेहतर, क्योंकि हवा में थोड़ा कम जाता है। तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल, निर्वात लो नाम लिख दिए, शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हो गया। अब बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में, जिस माध्यम का हमको निकालना है। तो किस माध्यम के निकालना है, कांच का ना जी। तो कांच में प्रकाश की चाल, अरे यहाँ पर नीचे होता ही है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में, जिस माध्यम का हमें निकालना हो, है ना। अब अपवर्तनांक किसका क्या दिया, 1.50 ये है ना, अरे इसके सामने बराबर, निर्वात प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा कांच में प्रकाश की चाल निकालना है ना, तो हम उतना ना लिखे कि खाली लिख दे क्या, कांच में। आप समझ जाइएगा कि सर आगे प्रकाश की चाल लिख दिए हैं। अब हमको निकालना है कांच में प्रकाश की चाल। देखिए क्या करेंगे कि कांच में, अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, में प्रकाश की चाल, बताइएगा, ध्यान से देखना है। कांच और प्रकाश की चाल ऊपर चल गया, तिरछा तिरछी किए तो आई ऊपर था, कहाँ आएगा, नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अब बटा 1.5, 1.50 कहने का मतलब 1.5 है। 1.5 दूनी कितना होता है, काट दोगे तो 2 होगा ऊपर है, तो कितना आएगा, 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। होता है कि नहीं, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। ये आपसे अब बन जाएगा, कोई दिक्कत समझ आ रही बाजी। अच्छा, कांच में प्रकाश की चाल नहीं लिखा हुआ है इसमें, कांच का अपवर्तनांक नहीं लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है ना। कांच के प्रकाश की चाल जानते हो कितना, क्राउन कांच
1.48 से लेकर 1.6 तक, यानी 1.50 मान लिया जाता है ना। चलो एक देखो घुसा देते हैं उसको। मान लो यहाँ पर लिख दे क्राउन, क्राउन कांच कितना होता है 1.48 से लेकर 1.6 तक। एक होता है, चलो ठीक है, फ्लंट कांच भी होता है जी। देखो फ्लंट कांच के ऊपर लिख दे रहा है, कोई दिक्कत है आप सुधार लेना। फ्लंट कांच इसका होता है 1.53 से लेकर 1.96 तक। ठीक है, इसको दो गो याद कर लीजिएगा, और ये इतना के बीच में होता है, कोई फिक्स इसका नहीं होता है। हाँ हाँ, ठोस में सब कांच यानी ठोस में आएगा, नीचे वाला में आएगा। ऊपर वाला ये जो भी है ना वो नीचे वाला में आएगा, है ना। आगे देखो, ये थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहता है कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिया हुआ है 1.35 और 1.50। दो गो का अपवर्तनांक दिया हुआ है, किसका, जल और कांच का। जल और कांच का आप समझिएगा, जल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर। हम जल को W से सूचित करते हैं, वाटर या W से कर रहे हैं। कांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैस, ग्लास। इसको हम जी से सूचित करते हैं, स्मॉल जी से। कोई दिक्कत? तो चलिए, गिवन हमको दिया है, देखिए जो दिया है ना उसको गिवन लिख सकते हैं या दिया है लिख सकते हैं। बनाने का नियम है, मैथ भी आप इस तरह से बनाओगे राइट नंबर अच्छा मिलेगा। जो पहले दिया है उसको लिख देंगे, फिर जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे वहां से हल लिखेंगे, है ना। तो क्या क्या हमें दिया है कि जल का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को हम किससे सूचित करते हैं, एन से। किससे करते हैं, एन से। तो जल का ना तो NW, W नीचे लिखना, NW यानी वाटर का अपवर्तनांक, यानी जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.35। फिर उसके बाद Ng, ये कितना दिया हुआ है ग्लास का 1.50। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें इसमें दिख रहा है जी, हो जाएगा, रुक जाओ। देखिए जल का अपवर्तनांक 1.35 दिया है और ग्लास का अपवर्तनांक 1.50 दिया हुआ है। अब हम लोग हल करते हैं यहाँ से, ठीक है। हल करते हैं। अब देखिए हल में क्या है कि यदि प्रकाश की किरणें, जो भी प्रकाश है उसकी किरणें कांच से कहाँ प्रवेश कर रही है, जल में। कांच से कहाँ जा रही है, यानी सघन से जा रही है विरल में, तो थोड़ा सा विलंब से हटती है ना। ये तो आप लोग जानते हैं जा रही है, बस वो मैटर नहीं करता है, मेरे को क्या निकालना है वो देखना है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वही सापेक्ष अपवर्तनांक आप पढ़े हो ना। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखना है, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए क्या हम लिखेंगे, क्या निकालना है, एन क्या है, अपवर्तनांक। इस चीज को समझ लेना, एन क्या है, अपवर्तनांक। एन लिख दिए, निकालना है जो हम लिखने वाले हैं, एन लिख दिए। अपवर्तनांक को एन से सूचित किया जाता है। अब बताइए कांच के सापेक्ष जल, देखो दो चीज है, कांच है और जल है, किसका अपवर्तनांक निकालना है ये बताओ तो, जल का। कांच के सापेक्ष जल का, जल का अपवर्तनांक निकालना था, जल यानी वाटर, तो W हो गया, यानी किसका अपवर्तनांक निकालना है, वाटर का। किसका निकालना है, वाटर का। लेकिन किसके सापेक्ष, कांच के, तो जी आगे लिख देना है, यही निकालना है। इसका मतलब पता है क्या पढ़ने से होगा, कांच, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। यस या नो, समझ में आ रहा है। अब यहां से हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे अपवर्तनांक का, एन GW बराबर हम लिखेंगे, देखो क्या, सापेक्ष जो होगा ना उसको नीचे लिखना, सापेक्ष वाला को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो सापेक्ष किसका है, वाटर है कि ग्लास है, ग्लास। तो NG नीचे लिखेंगे, बोलो। और वाटर कहाँ है, ऊपर, तो NW लिखेंगे ऊपर। अब दोनों का अपवर्तनांक बताइए कितना है, NW का अपवर्तनांक 1.35, इसका अपवर्तनांक 1.50, दशमलव से दशमलव खत्म,
तो कितना आएगा 135/150 ना जी। 5 से काटो तो ऊपर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से 5 3 15 30। अभी और कटेगा जी, 3 से 3 9 27, 3 नहीं है 30, कितना आ गया 9/10। इसको आगे हल करोगे तो 9/10 को क्या लिख सकते हैं 10 9 90, 0.9 होगा। अरे यस या नो, ये आपका निकल गया किसका अपूर्णांक, जल का अपूर्णांक। कोई दिक्कत समझने में, समझ में आया जी, सबको क्लियर है। दो अपूर्णांक दी, सापेक्ष अपूर्णांक हम ऐसे ही निकालते हैं। दो अपूर्णांक देगा, अगर जल का दे तो NW और कांच का दे तो NG। जिसका दे कोई जरूरी है, जिसको इंग्लिश नहीं आता है ना NWNG करे तो लिख देना N पानी। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन लिख देना, आप जो बकलोल है ये तो कम से 2 नंबर के जो एक, अब मान लेते हैं कि थोड़ा भारी दे देवे, तारपीन दे देवे, अब तारपीन के मीनिंग ना पता है तो क्या करेगी, NT लिख देना, T से तारपीन है ना, ऐसे करके तो NW वाटर और NG ये हो गया। अब बताइए देखना यहाँ पर, यहीं पर समझना है, जिसका निकालने के लिए कहेगा, यहाँ पानी का निकालना था NW लिख दिए, जिसके सापेक्ष, सापेक्ष वाला के पहले, अब सापेक्ष रहेगा वो नीचे और W रहेगा ऊपर, सापेक्ष वाला नीचे और सापेक्ष वाला पहले, सापेक्ष वाला यहाँ पहले, तो यहाँ जो पहले आएगा वो पीछे ना जाएगा है नहीं जी। ये करके पहले आएगा तो नहीं नहीं, हाँ पहले आएगा तो उल्टा है समझो, तो यहाँ पहले आएगा तो कहाँ जाएगा नीचे, पहले आने वाला ना कहता है कि हम पहले लिए हम ही नीचे चल गए, वही चीज है कि पहले जो आएगा वो कहाँ जाएगा, याद है ना, सापेक्ष जो होगा नीचे जाएगा। यानी तो मेरे हम लॉजिक से जो समझे हुए वो समझ लेना कि जिसका कहेगा अपूर्णांक निकालने के लिए NW, किसके सापेक्ष उसको पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे, जल में प्रकाश की चाल दे रहा है, यहाँ गिवन क्या क्या दिया हुआ है ध्यान देंगे। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल क्या है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत। अब वो बताइए जल का अपवर्तनांक भी दे रखा है, जल का अपवर्तनांक भी दे रखा है कितना 4/3, जल का अपवर्तनांक 4/3 सही में होता है यार, देखो ना 4/3 से भाग लगा के 1.333 आएगा, समझो कि यहाँ पर है ना 1.333 आएगा। अब समझो कि दो चीज दे दिया, जल में प्रकाश की चाल दे ले हैं, जल का अपवर्तनांक दे दिया, हमको निर्वात में प्रकाश की चाल निकालना है। निकालना क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर वाट। अब हल करते हैं है ना हल। अब देखो हम डायरेक्ट अगर हम लिख दे तो कुछ बुरा ना होगा, जैसे यहाँ पर देख लो, यहीं से तुमको पता चल जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल अगर निकालना था तो अपवर्तनांक कहाँ आया था नीचे, तो यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल निकालना है तो अपवर्तनांक कहाँ आएगा नीचे। तो हम डायरेक्ट लिख सकते, आप फार्मूला से भी लिख सकते हो, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या सबसे पहले अपवर्तनांक बराबर क्या फार्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या हम बोलते हैं, देखो शून्य में निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा बताइए अपवर्तनांक कितना दे रखा है 4/3, कितना दे रखा है 4/3, तो 4/3 को हम इतना बोल सकते हैं क्या 1.33 लिख सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है दिले है ना जी, नहीं निकालना है, निर्वात वाला क्या निकालना है ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, अरे किस में किसका निकालना है जी, निर्वात के ना। ये अजीब टाइप का क्वेश्चन में हमको लग रहा है जी। हाँ हाँ हाँ, जल में तो हम भी देख रहे हैं,
तो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो देले है ना जी, नहीं दिए हो, निर्वात में निकालना है, निर्वात में प्रकाश की चाल निकालना है तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल किस में, जल में, तो जल में तो देले है ना जी, कितना 2.25 गुना 10 के पावर 8 है ना। अब क्रॉस इसको करेंगे तो इससे इसको कर लो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अब बराबर देखो क्रॉस करे गुना करेंगे, एकरा में 1 से करेंगे निर्वात में तो ये आ गया, ऐसे करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, गुना करला पर 1.33 गुना 2.25 गुना 10 के पावर 8 होगा। अब गुना करके देखो तो शायद गुना करोगे ना अब आ जाएगा, देखो कैसे आ जाएगा हम बता रहे हैं, लगभग आ जाएगा, समझ ही जाइए कैसे। 2 में 1 से करेंगे 2 आएगा, ऐसे में इसमें करेंगे 1 बढ़ जाएगा, यानी इतना आपको लगभग में आ जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इतना होता है कि नहीं प्रकाश की चाल निर्वात में, है ना। इस तरह से हम भागा दे रहे थे वही गलत हो रहा था। चलो नोट कर लो।